हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम कुंदन शर्मा, योर गैट एंड मैथ्स फैकल्टी। मैं आज जा रहा हूं सीयूटी के मेगा मॉक 04 का डिस्कशन करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स एट टॉप रैंकर्स वी आर मेकिंग स्टूडेंट्स अवेल मेगा मॉक टेस्ट सीरीज विच इज हैपनिंग एवरी मंथ। हर मंथ के लास्ट संडे को प्रोबेबली वी आर हैविंग अ टेस्ट। सो दिस मंथ हमने 26 तारीख को इसका मॉक अटेंड कराया था बच्चों के लिए। एंड उसी मेगा मॉक के टेस्ट होने के कमिंग रनिंग वीक में ही हम लोग क्या करते हैं, उस पेपर का डिस्कशन करते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो जो है कि आज हम लोग फोर्थ पेपर पे पहुंच चुके हैं और इसी के डिस्कशन की आज हम बात करने वाले हैं, है ना। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीक्वेंसिंग होती, कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं। इस सिलेबस के अंदर हमने जो है फंक्शंस के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ काउंटेबल लाइक प्रोबेबिलिटी, इस तरह के चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द सेशन ऑफ द मेगा मॉक। और कोई भी अगर क्वेरी लगती है तो आप चैट सेक्शन में अपनी कंसर्न रेज कर सकते हो। मी आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दैट। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट टू डू इन दिस क्वेश्चन? क्या कह रहा है? हमसे लिखा गया है कि एफ एक्स की वैल्यू 8x³ है और जी एक्स जो है x1 वन बाई का पावर 1/3 है। हमें g ऑफ f2 निकालना है। ठीक है। सो अगर मुझे g, अगर मुझे बोला गया है कि g f(2) की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो मुझे f2 निकालना पड़ेगा एंड उस वैल्यू को मुझे g के अंदर रखना पड़ेगा। सो लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग f2। अब f2 की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 2 का क्यूब, जिसे हम 2 का पावर 6, क्योंकि ये 2 का क्यूब बन जाएगा, जिसे 64 लिख सकते हैं। मिल गया। अब हमें g f(2) जो बोला गया है, इसके लिए हम इसे g ऑफ 64 लिख देंगे, जो कि हमें क्या देता है? x की पावर, x यहां पर क्या है? 64 है, का पावर 1/3, जो कि क्या बन जाता है? 4। देखो, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या बन गया इसे? डी ऑप्शन। देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट लगे तो पूछो चैट में। आई एम हियर टू हेल्प। वंस डन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स f n टू n। जो फंक्शन है हमारा वो n टू n डिफाइन किया गया है एंड गिवन है कि fx जो है x+1 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर ऑल n x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब अगर ध्यान से देखें तो इस फंक्शन में हमें जो ऑप्शंस दी गई हैं वो 1 1 ऑन टू मैनी वन, ऐसे कुछ। मैनी वन क्या? हाँ, मैनी वन तो है ही नहीं। 1 एंड ऑन टू की प्रॉपर्टी की ही वो बात कर रहा है। इनमें से हमें इनको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा ऐसा है, क्या दोनों होल्ड रही हैं 1 1 ऑन टू दोनों, या सिर्फ 1 1 होल्ड हो रहा है ऑन टू नहीं हो रहा है, या ऑन टू हो रहा है 1 1 नहीं हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे हैं। ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जब 1 1 की बात की जाती है तो हम एक टेस्ट करते हैं, दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ एफ एक्स के लिए हम इन्हें क्रॉस वेरीफाई करते हैं, है ना। अगर x1 x2 आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि द फंक्शन इज 1 1। तो अगर मैं यहाँ पर x1 रखता हूं, सो आई कैन से x1 + 1 इज इक्वल टू x2 + 1। ये 1 से 1 कट जाएगा और x1 की वैल्यू x2 आ जाएगी। एंड नाउ वी कैन से कि फंक्शन हमारा क्या है? 1 1 फंक्शन। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आती तो 1 1 डेफिनेटली नहीं होता। सो फंक्शन इज 1 1 हो सकता है, 1 1 बट नॉट ऑन टू हो सकता है। ओनली ऑन टू का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि 1 1 मिल चुका है। नाइदर 1 1 ऑन टू भी कैंसिल हो जाता है। अब सारा खेल बचता है ऑन टू पे डिपेंडेंट। तो लेट्स सी कि ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम ये कहते हैं कि जब भी कोई फंक्शन के पास कोई डोमेन अगर दी गई है, उससे एक रेंज डिफाइन हो रही है, यूनिक रेंज। बट क्या ऐसी कोई वैल्यू है, जितने भी रेंज के अंदर नंबर्स दिए गए हैं, क्या इनका ट्रेस बैक हमारे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेंज की बात करूं तो नेचुरल नंबर होने का मतलब है कि भाई ये 1 हो सकता है एफ एक्स की वैल्यू, मतलब y1 हो सकता है, और ये x+1 के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब कि अगर मुझे fx इक्वल टू 1, जो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर है, अगर मुझे ये चीज रिजल्ट में चाहिए तो मुझे x को 0 रखना पड़ेगा। बट अगर x 0 होता है
तो ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हमने ये बोला है कि हमारे पास एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी कि जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ अ फंक्शन, विच मीन्स वी हैव सम एलिमेंट इन कोडोमेन जो कि हम चाह तो रहे हैं कि वो रेंज बने, बट वो रेंज नहीं बन सकते बिकॉज रेंज इज नॉट डिफाइंड एट when we taking x equal to 0 as it is giving fx equal to 1, but x equal to 0 cannot be part of the portion as domain has to be a natural number. So हम यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो वन वन होना लेकिन ऑन टू नहीं होने का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब हम यहां से बी ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। देख लो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक फंक्शन दिया गया है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, वेर x इज नॉट इक्वल टू वन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जब एक फंक्शन दी गई है हम क्या करेंगे? एफ एक्स क्या है? x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब f के अंदर अगर मैं fx रखता हूं तो मुझे सभी x की जगह fx रखना पड़ेगा। और fx की अपनी वैल्यू कितनी है? दैट इज दिस। तो अगर हम इसे यहां रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन के अंदर कि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन। सो टेकिंग एलसीएम विल गिव मी x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन कट जाएगा, यहां से x हट गया, यहां से वन हट गया, वी गेटिंग टू एक्स बाई टू दैट इज x। तो इस हम ये क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या आ गया? सी ऑप्शन। इस तरह के फंक्शन जहां दो कॉन्जिक्यूटिव एफ ऑफ एक्स निकालने से x आ जाता है तो ये इनवर्स फंक्शंस के फॉर्म में कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? एफ एक्स एक फंक्शन दी गई है जो आर टू आर में डिफाइन किया गया है और कह रहा है कि एफ एक्स एक्स की पावर 4 है। तो चूज करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स जो है आर टू आर पे डिफाइंड है, एफ एक्स एक्स की पावर 4 है, चूज करना है। तो क्या वन वन ये फंक्शन हो सकता है? लेट्स सी। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन लेता हूं, एफ ऑफ एक्स टू लेता हूं, तो मुझे एक्स वन की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स टू की पावर 4 मिलेगी। और अगर मैं स्क्वायर रूट भी कर रहा हूं तो मुझे प्लस माइनस एक्स टू का स्क्वायर मिलेगा। भाई यहाँ तो दो केसेस बन रही हैं और जो कि हम नहीं ले सकते। अगर हम x1 पे जाएंगे तो फिर वहां पे और केसेस बनेंगी, विच मीन्स कि ये फंक्शन कभी भी x1 पे तो नहीं पहुंच सकता। x1 इक्वल टू x2 एक केस तो बनेगा, बट देयर विल बी मेनी मोर सच ऑप्शंस अवेलेबल एंड बिकॉज ऑफ दैट ये फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता। तो फंक्शन इज नॉट वन वन। मैनी वन के लिए भी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू की बात करते हैं। व्हाट अबाउट ऑन टू? अगर मैं इसे y मान रहा हूं, x की पावर 4, ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यार x की कोई भी अगर मैं वैल्यू लेता हूं, मान लो कि अगर मैं y को 1 ही ले लूं, एफ एक्स की वैल्यू को 1 मान लेता हूं, तो x की पावर 4 अगर 1 है तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस वन। तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ रेंज भी हमारा जो है मतलब ऑन टू फंक्शन भी हमें क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि सभी वन और माइनस वन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रियल ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ना तो फंक्शन वन वन कंप्लीटली है ना ही ऑन टू कंप्लीटली है। इसका मतलब दिस इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। मैनी वन की यहाँ बात नहीं हुई क्योंकि वहां कॉम्बिनेशन जो है वो ऑन टू के साथ दी गई है और वो हम नहीं ले सकते। सो फॉर रीजन दैट वी कैन से फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू।
ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लेट एल डिनोट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाय एल आर एम इफ एंड ओनली इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम। अब कह रहा है कि जब मैं बोलूंगा कि एल है आर एम, तो इसका मतलब है कि एक लाइन एल है और वो एम से परपेंडिकुलर है। दैट्स इट। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले केस से, विच इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? क्या मैं कह सकता हूं कि एल आर एल मतलब एक लाइन एल खुद अपने आप से परपेंडिकुलर होगा? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। एक लाइन अपने आप का पैरेलल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर एल आर एम एग्जिस्ट करता है तो एम आर एल एग्जिस्ट करेगा। क्या ये ट्रू है? तो मैं कह रहा हूं कि अगर लाइन एल जो है एम पे परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एम लाइन भी एल पे परपेंडिकुलर है? डेफिनेटली कह सकते हैं। विच मीन्स कि सीक्वेंस हमारा जो है, सॉरी, ये फंक्शन जो है हमारा, रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा। सिमेट्री तो है। और सिमेट्री अगर है तो ट्रांजिटिव एक बार देख ले। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा कि अगर एल जो है वो पैरेलल है एम से, एम जो है वो पैरेलल है एन से, तो इट कंक्लूड्स कि एल जो है वो एन के पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एल एम के परपेंडिकुलर है और एम अगर एन के परपेंडिकुलर मतलब एन यहां होगा, तो एल और एन क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, ना कि परपेंडिकुलर। तो हम एल एन वाला केस नहीं कह सकते, विच मीन्स ये फेल हो जाता है। तो देयर इज ओनली वन रिलेशन जो इज होल्डिंग ट्रू, इज सिमेट्रिक। देख लो, नोट कर लो। लेट्स लुक इनटू सिक्स्थ क्वेश्चन देन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? Let R be the relation in the set n given by R A to B where A is equal to B minus 2। तो B हमारा जो है गिवन है कि वो 6 से बड़ा है। अब अगर B 6 से बड़ा है, हम क्या लिख सकते हैं? B को लिख सकते हैं A+2। बट ये अगर 6 से बड़ा है तो A की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। एंड B 6 से बड़ा, A 4 से बड़ा। ऑल्सो वी कैन से कि A में 2 जोड़ने पे B आना चाहिए, या इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 का होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा B बड़ा होगा, A छोटा होगा, और A 4 से बड़ा हो, तो A और B ऑप्शन तो हट ही गए। 6 और 8 बन सकता है लेकिन इनके बीच में 2 का गैप नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, विच इज सी। सी 6, 8 कैन ओनली बी द एलिमेंट विच कैन होल्ड ट्रू फॉर दिस रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स सी नेक्स्ट। Consider the non-empty set consisting of children in a family and the relation R defined as ARB. If A is a brother of B, then R is. तो क्या होगा यहाँ पे? Let's start with the properties. Let's say we talk about reflexive property. कह रहा है कि ARB का मतलब क्या है? कि A is a brother of B। तो अगर मैं ARA लिखता हूं, क्या एक आदमी खुद अपना भाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव फेल हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। हमें कह रहे हैं कि अगर ए आर बी एग्जिस्ट करता है तो बी आर ए एग्जिस्ट करेगा क्या? चेक करना है। लेट्स सी। तो अगर ये कह रहे हैं कि ए अगर बी का भाई है तो क्या बी भी ए का भाई होगा? मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। क्यों मे नॉट बी? कब होगा कंडीशन? कि अगर ए बी का भाई है तो हो सकता है कि बी एक फीमेल हो, एंड उस कंडीशन पे हम यही कहेंगे कि ए भले बी का भाई हो सकता है लेकिन बी ए की बहन हो जाएगी। तो यहां पर जेंडर क्लैरिटी नहीं दी गई है, एंड देयर कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी कि ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो ही। वहां फेलियर के लिए एक ऑप्शन है कि जहां बी के फीमेल होने से वो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेट्स कम टू ट्रांजिटिव। ये कह रहा है कि अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सो वी कैन से कि ए सी का भाई होगा। देखते हैं एक बार। हम कह रहे हैं कि ए बी का भाई है
और बी अगर सी का भाई है तो डेफिनेटली बी, कि यहां पे जेंडर को हम फीमेल नहीं ले सकते। क्या है, अगर ए बी का भाई है और एक बार के लिए मेरे मन में क्वेश्चन है कि लेट सपोज कि मैं बी को फीमेल बना देता हूं, तो फिर बी एज अ फीमेल सी का भाई नहीं हो सकती, तो वो उसे लड़का ही होना पड़ेगा, तो बी यहां पर मेल हो जाएगा। तो अगर ए मेल है, बी फीमेल है, सॉरी बी को ही मेल होना पड़ेगा, ये मेल है। अब अगर तीनों मेल हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हाट इफ सी इज फीमेल? तो अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई हो सकता है, क्योंकि यहां ए आर से लिखेंगे, एंड विच मीन्स कि ये ट्रू है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, बाकी नहीं है। तो नॉट ट्रांजिटिव फेल हो गया। नॉट सिमेट्रिक में ट्रांजिटिव है, ये हो सकता है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव। बोथ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं। तो ऑप्शन बी इज द ओनली केस विच इज पॉसिबल, एंड हेंस वी कैन कंक्लूड द रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा लेट द फंक्शन एफ एन टू एन, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज 2x, देन द फंक्शन एफ इज। अब ऑब्वियस सी बात है, वन वन तो है कि एफ ऑफ एक्स वन अगर हम रखते हैं, एफ ऑफ एक्स टू भी रखते हैं, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2, वन टू वन तो है, मैनी वन नहीं है, देयर इज एक ऑप्शन है वन वन विच इज द आंसर, एंड हेंस वन वन इज द करेक्ट चॉइस। लेट्स सी नेक्स्ट। If R is a relation on set of n of natural numbers defined by nRm, if n divides m then R is। अगर n डिवाइड करता है m को, तो R क्या है? तो n rm का मतलब है, पहले शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, रिफ्लेक्सिव से शुरू करते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं n r n, तो कह रहा है कि क्या n डिवाइड्स n? यस, एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। हम ये कह रहे हैं कि अगर n m को डिवाइड करता है, n डिवाइड्स m, सो कैन वी से m डिवाइड्स n? नो, वी कैन नॉट से दैट। अगर नंबर नेचुरल है, मैं बोलूं कि 2 डिवाइड्स 4, तो क्या मैं कह सकता हूं 4 डिवाइड्स 2? नो, वी कैन नॉट से, बिकॉज वो एक इंटीग्रल नंबर नहीं आएगा, वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक पैटर्न फेल हो जाता है। अब अगर सिमेट्रिक फेल होता है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक फेल हो गया, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक फेल हो गया, इक्विवेलेंस फेल हो गया, रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां सिमेट्रिक नहीं है और सिमेट्रिक हमारा फेल हो रहा था। तो काउंटर करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसको होल्ड करता है, विच मीन्स कि ट्रांजिटिव बिना चेक किए भी हम आंसर मार्क कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। I hope you are liking this lecture. So you can do comment and share this video with your friends so that they also get to know about the series we are having with the Super Grads CUT channel. Okay, so क्या कह रहा है? Let f is r to r be a function whose inverse is fx plus 5 by 3. What is fx equal to? अगर एक इनवर्स फंक्शन हो उसको हम वापिस से इनवर्स कर दें, तो वो फंक्शन इटसेल्फ हो जाता है ना? तो अगर f of इनवर्स x is x itself, तो क्यों ना मेरे पास अगर एक इनवर्स फंक्शन है और मैं इसे वापस इनवर्स करके fx ही निकाल लूं, जिससे मेरा काम बन जाएगा। एंड हाउ वी डू द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि मान लो मेरे को y की वैल्यू दी गई है, ठीक है, विच इज f of x एज x प्लस 5/3। मैं x निकाल लू y के टर्म में, 3 इधर भेज दो, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू x। और जब मुझे इसका इनवर्स का इनवर्स निकालना होता है, तो हम इसको चेंज करके f of x बना देते हैं, and in that we change the coefficient variable in this relation, and that's it। ये बन गया आपका inverse of inverse is a function itself। तो आंसर क्या मैच कर रहा है? बी ऑप्शन, एंड वी कैन से दिस इज द रिजल्ट। तो यहां हमने अप्रोच यूज किया है, इनवर्स ऑफ अ इनवर्स फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ, एंड दैट इज ऑप्शन बी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एफ एक्स दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, एफ और जी अगर जी ऑफ एक्स के बराबर है, तो के की वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया। तो एफ के अंदर अगर मैं जी एक्स को रख देता हूं, एंड जी के अंदर मैं एफ एक्स को रख देता हूं, तो क्या बन जाएगा? 4। अब जी एक्स क्या है? के एक्स प्लस 2 प्लस 1। जी एक्स में के, एक्स की जगह 4x प्लस 1,
प्लस 2। तो आ गया 4kx + 8 + 1, और ये आ गया 4kx + k + 2। 4kx कट गया, दो इधर लाके माइनस कर दो, 9 में से 2 गया 7, के की वैल्यू क्या आ गई 7। चेक करो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। कह रहा है 12th क्वेश्चन, इफ एफ इज आर टू आर डिफाइंड है as a function fx is given as 4x plus 3 for all x belongs to r, find f inverse। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि f inverse कैसे निकालते हैं, y रख दो 4x minus x के बराबर, y के टर्म में x की वैल्यू निकाल लो, तो y plus 3 by 4 is equal to x। अब जब ये वैल्यू आ जाए तो अब इसी x को f of x लिख लो, और क्योंकि f of x लिख रहे हैं तो इस रिलेशन में y को x से रिप्लेस कर देंगे, एंड जस्ट आपका हो गया आंसर x plus 3/4, which is ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। अब हम जा रहे हैं कुछ बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जो अगेन रिलेशन एंड फंक्शंस में पढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू excluding 0 as a star b, we are using a binary operation which is ab by 2 for all ab belongs to q and not including 0, है ना। तो बताना है कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी। सो गिव इट अ ट्राई, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, लेट्स सी। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन बोला गया है, जहां क्यू क्या है, अगेन रैशनल नंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग जीरो, तो जीरो को छोड़ के बात कर रहे हैं वो लोग। एंड हमें एक रिलेशन दिया है कि ए स्टार बी, मतलब कि ए स्टार बी इज ए बी बाई 2। तो अगर हम एक एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकालनी है, लेट्स से कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, ठीक है, या आई भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो मैं फिलहाल के लिए मान लो ई लिख लेता हूं, क्योंकि आई थोड़ा सा स्टार स्टार में गड़बड़ दिखेगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ए स्टार ई है तो ई स्टार ए होगा, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि यार उसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं आएगा नंबर पे। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी इज बेसिकली समथिंग विच डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। इट्स लाइक जो बच्चों ने हमने सीखा था कि 3 into 1 जो होता है वो 1 into 3 होता है, और वो 3 के बराबर है। तो 1 क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। नाउ अगर ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए है, तो ए स्टार ई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ए बाई 2 हो जाएगा, और इसे हम ए के बराबर अगर रख दें तो ए से ए काट के हम ये बोल सकते हैं कि ई हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर हम ई को 2 लेके चले किसी भी नंबर के साथ, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट वही आएगा। आपको एग्जांपल लेके देखना चाहो, देख लो कि मान लो ए को मैं 5 ले लेता हूं और ई तो मेरा 2 है ही, तो बी को मैंने 2 ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 स्टार 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 into 2/2, 2 से 2 कट के आंसर 5 आ गया। इसका मतलब कि हमेशा 5 ही बचेगा, और ये दिख रहा है कि ये कटेगा तभी जब ये डिनोमिनेटर एग्जिस्ट ही ना करे, बी हट जाए इस 2 से और वही नंबर बच जाए ए एज ए नंबर। तो उसके लिए हमें नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसी के बराबर ई को रखना पड़ेगा, जो कि रिलेशन में उसका कैंसलेशन हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी कैन से द 2 इज द करेक्ट आंसर। देख लो।
चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय द टेबल शोन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। आपको बस उनकी वैल्यूज देखनी है कि 2 स्टार 3 कह रहा है, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया? 2 स्टार 3 का मतलब हो गया 1, तो इसे 1 लिख देंगे। स्टार 4 स्टार 5 का मतलब क्या हो गया? 1, तो 1 लिख देंगे। और 1 स्टार 1 का रिलेशन क्या हो गया? 1, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको सिर्फ टेबल देख के वैल्यूज रिप्लेस करनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15। Can on the set of positive rational numbers, a binary a binary operation star is defined as a star b as 2ab by 5। तो 2 स्टार x 1/3 है। क्या लिखा गया है? 2 स्टार x is 1/3। अब टेक्निकली इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा कि 2 into 2 into x/5 विच इज 4x/5, और ये आपको 1/3 दी गई है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5, 4 3 = 12, x आ गया 5/12। देखो, चेक कर लो। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -3/√3/2। अब अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का क्या होता है, को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा, एंड दैट इज हियर माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब हमको पता है √3/2 कब होता है? साइन 60 डिग्री पे, विच मीन वी कैन से -60 डिग्री और -π/3। तो ऑप्शन में हमारे पास -60 है, दैट इज -π/3 और -60, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1। क्या होगा इसका डोमेन? बताना है, करो ट्राई। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? भाई देखो, cos इनवर्स थीटा जो होता है, इसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में। हम्म तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे लिख सकते हैं, थीटा, यहां पर जो थीटा है बेसिकली दैट विल बी 2x - 1, 1 से -1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन जो है, मतलब थीटा लिखेंगे बेसिकली। तो ये 2x - 1 दिया गया है, इसमें से हम 1 को इधर लेके आ जाओ, दोनों तरफ 1 ले जाओ, तो ये हमारा -1 + 1 0 हो जाएगा। ये 2x और ये 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से लेके x हमारा 1 के बीच में आ जाएगा। तो 0 से 1 ले लो, ऑप्शन ए। देखो, चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है इफ tan इनवर्स x इज π/10 फॉर सम x बिलोंग्स टू R, देन द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x इज। cot इनवर्स x क्या होगा, ये बताना है हमको। अब हमें एक चीज पता है कि क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2। अब cot इनवर्स x अगर π/10 है, प्लस, सॉरी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो हम क्या कह सकते हैं? cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? π/2 में से π/10 माइनस कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा 10। सो 5 - 1, 4 π/10, 2 5, 2 π/5। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो,
चल आगे देखते हैं, नोट कर लो। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। पता ही होगी आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए चैट में, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। आई वांट कि आपको देखो कितना याद है। क्या होता है कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स के लिए जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वैसे अगर कॉस एक्स की ग्राफ की बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, सेम नहीं ले सकते तो ऐसे ले लेते हैं, जीरो से, मतलब ये 0 डिग्री पे है, पाई के बीच में, ये पाई बाय 2 है। ये कंप्लीट एक ऐसा पोर्शन है जहां आपका ग्राफ एक वन वन फंक्शन है, डिफाइंड है सब कुछ। तो 0 से पाई के बीच में होता है विथ क्लोज ब्रैकेट, सो सी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, ग्राफ से पता होना चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब रेंज क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स कभी भी -π/2 से π/2 के बीच में होती है, अगर आप देखा आपने, ऐसा होता है ना। तो ये कहां से कहां लाई कर रहा है, -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये टच नहीं करता इस पॉइंट को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, 21, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब जब आपका वैल्यू पाई से बड़ा हो चुका है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसे हम, 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पसंद आए। सर 2 पाई से बड़ा है ना, 6 2 12। तो अब क्या कर दें इसको, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस π/6, तो क्या बन जाएगा, कॉस π/6, 2 पाई प्लस थीटा π/6। इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स cos π/6, which is π/6. So answer is π/6। क्वेश्चन वापिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो π/6 हो गया। चलो लेट्स सी नेक्स्ट, 22, व्हाट इज cot टू टेन इनवर्स 1/3। चलो ट्राई करो। Okay, let's see the properties then. So we know a property to tan inverse x is equal to tan inverse 2x अपॉन 1 - x²। ये एक प्रॉपर्टी होती है ना। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि यार ये 2 tan इनवर्स x है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x की जगह 1/3, सो 2/3, 1 - 1/9। सॉल्व कर लो इसको, cot tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9, 3 3 9, 3 ऊपर 8 नीचे, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग,
कॉट टेन इनवर्स 6/8 या फिर 3/4। कॉट टेन इनवर्स 3/4। अब प्रॉपर्टी होती है कि भाई टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है, जिसे कॉट में कन्वर्ट कर दे। तो कॉट कॉट इनवर्स टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में करने के लिए वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/4 क्या बन जाएगा? 4/3 बन जाएगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चेक करो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 2/11। यहां भी प्रॉपर्टी लगा दो, 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी की। तो क्या होती है प्रॉपर्टी? अगर नहीं याद है मैं एक बार लिख देता हूं। 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी जो होता है, उसे हम कहते हैं 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ये होता है। तब यहां लिख सकते हैं हम लोग कि भाई 10 इनवर्स 3/4 माइनस 10 इनवर्स 2/11 को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स ब्रैकेट में 3/4 माइनस 2/11 अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, विच इज 3 2 जा 6 बाई 4 11 जा 44। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इफ व्हाट नाउ 10 इनवर्स, हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करें क्योंकि एलसीएम रहेगा तो काट सकते हैं इसको। ऊपर आ रहा है 44, 33 प्लस 8, 33 प्लस 8 41 आ गया, डिवाइडेड बाई ये हमारा 44 प्लस 6 50/44 आ गया। 44 44 काट देंगे और ये तो फर्दर डिवाइड हो नहीं रहा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? देखना एक बार। माइनस ओके, क्यूब 3/, अच्छा वो माइनस करना था ना, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। 33 माइनस 8 लिखना है इस पे क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा था। 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 325। अब ठीक लग रहा है। सो वही देख रहा था क्या स्टेप मिस हो रहा है। 25 2 जा 50 विच इज 10 इनवर्स 1/2। और 10 ऑफ 10 इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। देखो एक बार। चल, लेट्स सी नेक्स्ट। 24, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो क्या करें इसमें? साइन π/3 माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज वी नो कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है ना। तो माइनस बाहर आके प्लस कर देंगे। और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग? π/6। तो ये 60 30 90 हो गया। और साइन 90 π/2 होता है आपका 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। देखो, इजी क्वेश्चन था ये। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। 25,
कह रहा है 3 sin inverse 2x by 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x by 1 minus x square। तो बताना है कि ये पाई बाई 3 अगर दिया गया है तो क्या वैल्यू होंगी। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। सारे फॉर्मूले, ये टिपिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन 1 मिनट का है। अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या है। सो बेसिकली टेन थीटा के ना, टेन टू थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में। तो जब हम टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम लोग साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, या फिर कॉस इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square, या फिर टू टेन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स, टू तो अलग से है, 2x by 1 minus x square। ये एक फॉर्मूला होता है, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीनों ही हमें दी गई हैं, तो हम सबको टू टेन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो 3 2 6 टेन इनवर्स एक्स माइनस 4 2 8 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 2 4 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3। कितना हो गया, 6 8 10, 10 में से 8 गया 2। तो 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। तो 2 को नीचे भेज दो, और टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आपका आ गया पाई बाई 6। तो आप टेन इनवर्स पाई बाई 6 कर सकते हो, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल सकते हो कि 10 उधर, टेन इनवर्स को उधर भेज दिया, 10 पाई बाई 6 एक्स के बराबर है, जो कि कितना होता है, 1/√3, 30 डिग्री एंगल, विच इज ऑप्शन बी। देखो, ओके, चलो लेट्स सी नेक्स्ट 26। डोमेन निकालना है साइन इनवर्स एक्स का। अब रेंज नहीं कह रहा है, डोमेन कह रहा है। सो हमें पता है कि भाई यार साइन इनवर्स थीटा का डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा, और ये मतलब वो थीटा, बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ये साइन इनवर्स के लिए 7x कह रहा है, तो 7x की वैल्यू 1 से -1 के बीच में हो गई, तो x क्या आ जाएगा, -1/7 से 1/7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, कॉसेक 2 sin inverse 3/5। चलो देखते हैं क्या है। तो 2 sin inverse x का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से देखते हैं क्या है। 2 sin inverse x की वैल्यू होती है sin inverse 2x √1 - x square। अब ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, साइन इनवर्स 2 × 3/5, 6/5 √1 - x square, कितना है, 9/25। ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 6/5 एंड ये आ रहा है हमारे पास 16/25, विच इज 4/5। ठीक है, तो कितना बन गया, साइन इनवर्स 24/25, और इस पे फिर लगा है हमारे पास कॉसेक। देखो, तो इससे हम क्या कह सकते हैं,
अगर साइन इनवर्स 24/25 है तो कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, 25/24। डी ऑप्शन देखो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसमें, कि हम इसका ट्रायंगल जैसा फॉर्म में समझ लें, कि मान लेते हैं कि 2 sin 1 3/5 आपका थीटा है। तो थीटा थीटा है तो ये 2 थीटा/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या कह सकते हैं, थीटा/2, या साइन इनवर्स साइन थीटा/2 को लिख सकते हैं, साइन थीटा/2 को हम लिख सकते हैं 3/5। तो मान लो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा/2 है, तो 3/5 का मतलब क्या हो गया, कि 3 हमारा यहाँ आ रहा है, 5 हमारा यहाँ आ रहा है। अब ये साइन थीटा है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा से हम साइन थीटा थी से कॉस थीटा क्या आ जाएगा इसका, कॉस थीटा/2 को हम लिख सकते हैं 4/5 पाइथागोरस से। और हमें पता है कि यार हाफ एंगल की प्रॉपर्टी से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 sin θ/2 cos θ/2, जिसको हम लिख देंगे 2 × 3/5 इंटू 4/5। ये कितना आ गया हमारे पास, 12 × 2 = 24/25। साइन थीटा मिल गया तो कॉसेक थीटा निकाल लो, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 25/24। बस यही तो ढूंढना था, क्योंकि हमने इस पूरे रिलेशन को अगर थीटा माना था तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, कॉसेक थीटा बन गया ना। और कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 25/24। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप बेसिक नॉर्मल थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक प्रॉपर्टीज से भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सॉल्यूशन देख लो अच्छे से। ठीक है, चलो लेट्स सी नेक्स्ट। tan 1x plus tan 1y is pi/4, then what is value of x plus y plus xy? क्या करेंगे इसमें, टेन एंगल का सम फॉर्मूला निकाल लो। क्या पता है हमको कि tan 1x प्लस tan 1y क्या होता है, इट इज tan 1x प्लस y अपॉन 1 - xy। ओके, सो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ये किसके बराबर दी गई है, π/4 के। तो टेन π/4 को क्या कह सकते हैं हम लोग, विच इज 1 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। अब यहां से रिलेशन को एक्सपैंड करो, सो 1 - xy इज इक्वल टू x प्लस वाई। एक्स वाई को उधर ले जाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी। देखो, लेट्स सी नेक्स्ट 29। Which of the following is equal to tan inverse 8x root x 1 minus 16x cube? अब ऑप्शन देख के लग रहा है यार कि डबल ऑफ टेन थीटा की बात कर रहा है ना ये। क्यों ना इसे हम टेन टू थीटा वाले फॉर्मूले में लेके जाए। हमको एक चीज पता है कि यार 2 tan 1x जो होता है ना, वो होता है tan 1 2x/1 - x² है ना, यही तो होता है। क्या इसे हम रीराइट कर सकते हैं ऐसे चाहे तो, लेट्स लुक इनटू इट। तो अगर मैं इसे चाहूं तो tan 1 लिख दूं, 2 एक सेपरेट कर दूं, और बाकी 8 को लिख दूं मैं, बाकी बचे हुए पोर्शन को 4x इंटू रूट एक्स, एक्स मान लिया, मान लो इस पूरे रिजल्ट को, अपॉन 1 माइनस।
तो क्या 16x³ बनेगा 4x इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर? देखो एक बार। सो 4 4 जा 16, x² इंटू एक्स, x³ परफेक्टली मैच कर रहा है। इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? 2 tan 1 4x√x। ऑप्शन ए देखो। तो प्रॉपर्टी का खेल है इस क्वेश्चन में। लेट्स सी नेक्स्ट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ इज शोन बिलो। किसका ग्राफ देख के लग रहा है ये? देखो ध्यान से। ये वैल्यू जीरो को टच नहीं कर रही है, वन से ऊपर रह रही। तो वन से ऊपर रहने का मतलब कि साइन और कॉस तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो मतलब साइन और कॉस नहीं हो सकता, टेन नहीं हो सकता, कॉसेक या कॉट का है। पाई/2 पे ये वैल्यू हमारी वन दे दे रही है। किसकी वैल्यू पाई/2 91 होती है? याद करो। पाई पे डिफाइंड नहीं है ना? पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सोचो इसको। हम्म क्या है ये? देखो एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि यार इसका उल्टा फंक्शन क्या होगा। जैसे ऊपर गया तो नीचे आ गया, वैसे चला जाएगा, वैसे चला जाएगा। इसका उल्टा फंक्शन है ये। अब ये किसका फंक्शन होता है? बेसिकली जीरो से पास होता है साइन का फंक्शन है ये, है ना? साइन का फंक्शन है। साइन जीरो होता है, ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है। साइन पाई जीरो होता है, डिफाइंड नहीं है। तो ये कॉस का फंक्शन है। ये किसका है? कॉसेक का है। कॉसेक इज 1/sin x। तो साइन एक्स के फंक्शन वाली ही जो आपको डोमेन होगी, देखो x n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे वैल्यूज हैं। बिलोंग्स टू आर तो हमारा है ही, उसमें से क्या हम माइनस कर रहे हैं? वो वैल्यूज जिस पे ये डिफाइंड नहीं है, विच इज n पाई, है ना? पाई पे देखो डिफाइंड नहीं है, 0 पाई पे डिफाइंड नहीं है, फिर अगेन ये आपका, फिर यहां से फंक्शन आपका जो है -पाई पे नहीं है, एंड सो ऑन। इसका मतलब कि एन पाई पे डिफाइंड नहीं है। रेंज आर में से एन पाई हटा दो, और मतलब पूरे रियल नंबर में से एन पाई हटा दो, और रेंज हमारी -1 1 एक्सिस्ट नहीं करेगी। सो आर माइनस -1 1। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है कॉसेक एक्स का। देखो। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अब आ रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की तरफ। चेक करो 31। कह रहा टू स्टूडेंट्स ए एंड बी इन्वॉल्व, two students A and B are involved, their probabilities resolving an issue is 1/3 and 1/4, respectively. If the probability of them committing a common error of them is 1/20 and they come up with the same result, then the probability of their present response is correct. चलो ट्राई करो इसको। Now I'm going to give you time to solve such questions. So take your time and tell me the answer.
चलो लेट्स सी। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, डायरेक्टली शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम पहले समझते हैं कि यार अगर एक क्वेश्चन को करेक्ट होना है तो क्या चांसेस हैं। एक करेक्ट होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर, कि भाई दोनों इन्वॉल्व है। अगर ए सही करेगा बी भी सही करेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी करेक्टिंग करने की क्या है, 1/3 1/4। तो 1/3 इंटू 1/4 1/12 हो गया। और क्वेश्चन के रॉन्ग होने के क्या चांसेस है, इनकरेक्ट होने के या रॉन्ग होने के, कि जब दोनों गलती कर दे तो यहां पर क्या है, 1/3 का 2/3, 1/4 का 3/4, 3 से 3 चला गया, विच इज 1/2। ठीक। अब करेक्ट होगा प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रेजेंट करेक्ट आंसर। तो ये तो करेक्ट अगर आंसर है तो 1 सही होने के, गलत होने के इफ दे कमिटिंग अ मिस्टेक दैट इज 1/20। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि करेक्ट अगर आंसर है, जस्ट सेकंड, ठीक। सो अगर करेक्ट आंसर हमारे पास है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट करेक्ट होने की क्या हो गई, 1/12। और टोटल चांसेस कितनी हो गई, 1/12 प्लस 1/40। लेट्स हैव एन एलसीएम, 1/12 अपॉन 12 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। 12 10 जा 43 जा, 12 10 जा 10 ऊपर, 10/13 एंड दैट्स योर आंसर। देखो हमने क्या किया, हमने बोला कि यार जब दोनों सही होंगे, हमें तो सही होने की कंडीशन में दोनों जब सही हो जाएंगे तो कंप्लीटली सही हो जाएगा आंसर। तो हमने बोला कि उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की तो 1 हो गई, विच इज 1/12 इंटू 1। बट अगर दोनों साथ में गलती करेंगे कॉमन एरर तो 1/20 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर के लिए 2/3, उन दोनों का डिफरेंस 1 माइनस में से, एंड दैट अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1/20, क्योंकि उनकी अपनी कॉमन एरर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/20 है। एंड दैट्स हाउ वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट टू गेट अ करेक्ट आंसर ओवर द टोटल पॉसिबिलिटीज। Okay, let's see next. A dice thrown three times. If A equal to 4 appear on the third toss, B is equal to 6 and 5 appear on the first and second toss, then get P A by B and P B by A. Okay, go for it. Okay, so let's see. हमें कह रहा है कि डाइस को थ्रो किया, हमारे पास तीन चांसेस हैं। तो मान लो अगर इसके पोजीशन है ए बी सी। अब अगर 4 को अपीयर होना है थर्ड प्लेस पे, यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर को मैंने फिक्स कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा। भाई देखो केसेस क्या क्या बनेंगी। अगर मैं 6 को फिक्स कर दूं यहाँ, सॉरी 4 को फिक्स कर दूं यहाँ पर, तो बाकी बचे दो प्लेसेस पे मैं इनमें से 1 1 1 2 1 3 सो ऑन 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6 सारे केसेस ले सकता हूँ। मतलब 6 into 6 36 केसेस हो जाएंगी आउट ऑफ 216, जिसको हम चाहे तो फर्दर क्या कह सकते हैं, 1/6, है ना। नाउ अगर हम बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा। अब बी के केस में हम ये कह रहे हैं कि यार पहले दो टॉसेस पे 6 और 5 अपीयर होना चाहिए। तो मैंने 6 और 5 फिक्स कर दिया, एंड द थर्ड नंबर कैन हैव 1 2 6 तक एनी नंबर विच विल गिव मी 6 केसेस पॉसिबल। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 6/216, 1/36। अब हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का मतलब क्या होता है,
मतलब हमें यहाँ पर एक निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसी वैल्यू जिसमें सी हमारा पर्टिकुलरली 4 होना चाहिए और बाकी 6 5 होना चाहिए। एक ही केस बनेगा विच इज 6 5 4। देयर इज अ सिंगल case out of 216 which will have both b as 6 and 4 5 particularly and a as 4 particularly, which means this is 1 by 216। अब हमको जब रिजल्ट निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, पी ए बाई बी की बात करते हैं। पी ए बाई बी क्या होता है फॉर्मूले से, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 1/216 अपॉन पी बी क्या है, 6/216 लिख लेते हैं। 216 कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ऐसे अगर हम पी बी बाई ए की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, और इसे हम लिख सकते हैं 1/216 अपॉन 36/216। ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/36, which means 1/6 and 1/36, option A is correct। Check again। चलो let's say next। The black and the red die are rolled, the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die result in as in a 5 is। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन कि सम 9 ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं मानता हूं कि यार यहाँ ब्लैक है और रेड की बात हो रही है, ठीक है, तो सम 9 से बड़ा होने के लिए क्या क्या केसेस बनेंगी भाई। अगर अब ब्लैक को हम स्मॉलेस्ट लेके चलते हैं, है ना, ब्लैक को अगर हम क्या लेंगे मिनिमम, अगर रेड हमारा मैक्सिमम 6 लेते हैं तो ये ग्रेटर देन 9 होने के लिए मतलब 10 ले सकते हैं ना, 10 होने के लिए क्या बन जाएगा, 6 4 6, है ना, 4 6, फिर 5 6 एंड 6 6। ऑल्सो अब इसे 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 जब लेंगे तो यहाँ, ओके, यहाँ 5 ले लेंगे, मान लो 4 नहीं तो फिर ये 5, और ये बन जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 5 5 6, नहीं तो हो चुका ना, ठीक है। इसके बाद 6 5, और कोई, अब अगर यहाँ हम 6 ले चुके हैं, यहाँ 5 ले चुके हैं, यहाँ 4 लेते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा 21। टोटल 6 केसेस बन गई। इनमें से कितने ऐसे हैं डाई जिनमें ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5 है। तो अगर ब्लैक डाई हमारा रिजल्ट इन 5 की बात करें तो हमारे पास 2 केसेस हैं। कितने में से, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ब्लैक डाई होने के 2 चांसेस हैं और टोटल 6 हैं, तो 2/6 हो गया, आंसर 1/3 आ गया। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी जो है ना, आप फॉर्मूले से बच के डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं क्विकली, कि हम वो पहले केसेस बना ले। पहला कंडीशन हमारा नंबर 9 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने सारे केसेस काउंट कर लिए। उनमें से वो स्पेसिफिक केस जिसके अंदर हमारा ब्लैक डाई जो है वो 5 पे एंड करे, वो कितने होंगे इन्हीं सब में से, और इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि कंडीशन लग चुकी है, अब उस कंडीशन पे दूसरी कंडीशन लगेगी, तो केसेस हमारे सारे नहीं होते हैं, शॉर्टर हो जाता है, जिससे हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। 34।
चलो लेट्स सी। तो क्या कह रहा है, हमें पी ए निकालना है। पी नॉट बी दिया हुआ है, सो पी नॉट बी का मतलब होता है पी बी डैश, जो कि 0.65 है। तो हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 - 0.65, 0.35। अब हमें पी ए यूनियन बी दिया गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, अगर सेपरेट इवेंट का मतलब क्या होता है कि भाई दो इवेंट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, अलग है, इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। तो इसका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है। और पी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारे पास ये दिया गया है। जैसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पी बी की तो वैल्यू हमारे पास है, तो पी अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 - पी ऑफ बी एंड प्लस पी ऑफ बी। ये किसके बराबर है, गिवन हमको 0.85। 0.85 में 0.35 माइनस करें तो कितना जाएगा, 0.5। और पी ऑफ ए इंटू 1 - पी बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी डैश, जी 0.65। तो पी ए की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, we can conclude from here that PA is equal to 0.5 upon 0.65। तो हम इसे 1/2 upon 13/20 लिख सकते हैं। 2 10 = 20, 10 ऊपर, 10/13, 10/13 कह लो, या इसकी स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लो। क्या आ सकता है, अप्रोक्स 0.13 7 × 91, 9 0 19 13, अप्रोक्सीमेटली 0.77। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखो सॉल्यूशन। ओके 35 पे आते हैं। अ कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन एक्स एंड वाई। 9 out of every 100 part used to make part X could be flawed. In the fabrication of part Y, 5 out of 100 are likely to be flawed. Determine the probability that the finished product won't have any flaws. सोचो, कोई जल्दी कर सकते हैं अप्रोच, थिंक ऑफ इट एंड गिव एन आंसर। चलो देखते हैं क्या है। अब हमसे कह रहा है कि यार 9 पार्ट ऐसे हैं ना जो कि फ्लॉड हो जाएंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए जो एक परफेक्ट प्रोडक्ट हो, है ना, तो मुझे दोनों ही टेस्ट से पास करके निकलना पड़ेगा, है ना। अब पहला टेस्ट हमारा ये कहता है कि यार प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एक्स का केस है वो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों ही चीजों को हम इंडिपेंडेंट लेके चल सकते हैं। अगर 9 out of 100 टाइम्स इट कैन बी फ्लॉड, मतलब वी कैन से कि 91/100 टाइम्स इट कैन नॉट बी फ्लॉड। द सेम वे, अगर 5 बार चांसेस है 100 में से कि फ्लॉ हो सकता है, तो 95/100 की चांसेस है कि फ्लॉ नहीं होगा। एंड इनका प्रोडक्ट कर दो। अब 91 × 95 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा टू गेट एन एक्यूरेट आंसर। 8645 है ना। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 8645 डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 10,000। तो 0.8645 ये प्रोबेबिलिटी है उस प्रोडक्ट के परफेक्ट होने की। देखो हमने क्यों प्रोडक्ट किया दोनों का, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है,
कंपनी जो है दो सेक्शन में डिवाइड करके प्रोडक्ट को बनाती है। पहला केस में अलग तरह के फ्लॉज हैं, दूसरे केस में अलग तरह के फ्लॉज हैं। फ्लॉज दोनों ही सिचुएशन में कभी भी अकर हो सकती है। उन अकरेंस को कम करने के लिए वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। तो बस यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, रेस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 36 पे आते हैं। 3 white and 6 black balls are in bag. 5 black and 4 white balls are contained in another bag. Find the probability that two balls are the same color if one of is drawn from each bag. हम्म क्या करेंगे? क्विकली करने का, बाकी टाइम वेस्ट इसमें अगर बचना तो जल्दी क्या है यार। देखो कंडीशन है कि दोनों बॉल सेम कलर के होने चाहिए निकाले तो प्रोबेबिलिटी भाई ऐसा हो कि जो इवेंट है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर एक व्हाइट बॉल का है तो दूसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल होना चाहिए। सेकंड, कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं ब्लैक बॉल की, तो दूसरा भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल ही निकालना पड़ेगा। बस इनका सम कर देंगे और हमें अपना इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। हम ये मान रहे हैं कि दोनों बार बैग से व्हाइट व्हाइट बॉल निकला और दोनों बैग से ब्लैक ब्लैक बॉल निकला। ठीक है, अब व्हाइट बॉल निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉल कितने हैं? 3 and 6 9। तो बॉल कितने हैं? 3/9 इंटू व्हाइट बॉल दूसरे में से निकालने के लिए 4/9। ऐसे ही हम ब्लैक की बात करते हैं। ब्लैक कितनी है? 6, तो 6/9 इंटू 5/9। तो ये आ गया 12 प्लस 30 बाई 9 9 जा 81, 42/81। कुछ सिंप्लीफाई होगा, 3 से जा सकता है। 14/27, 14/27 इज द आंसर। देखो चलो लेट्स सी नेक्स्ट। 3 red and 5 black balls are in one bag, and 6 red and 4 black balls are in the other bag. Each bag is opened and one ball is picked. The probability that one is red and the other is black should be determined. सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। बस अब यहां क्या करना है इवेंट में, कि भाई अगर पहले से रेड निकला है तो दूसरे से ब्लैक निकले। ठीक है, और पहले से अगर ब्लैक निकला है तो दूसरे से रेड निकले, बैग 1 एंड बैग 2। बस इनका सम कर देंगे और अगेन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रेड बॉल्स कितने हैं इसमें? 3/3 + 5 8 इंटू ब्लैक का क्या है? ब्लैक 5। इसमें इसमें ब्लैक कितना है? 4, 6 4 10, तो 4/10 प्लस। अब ब्लैक निकालना है हम लोग को पहले बैग से, 5/5 3 8, तो 5/8 इंटू 4 की जगह 6/10। खत्म। बेस सेम ही रखें, सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सिंपल रहे। तो 12 और 30 फिर से आ गया 42/80। अब क्या सिंप्लीफाई करो, कुछ कट रहा है? 2 से जाएगा 21 40, तो 21/40। ऑप्शन सी देखो। क्वेश्चंस को पढ़ना है, प्रॉपर समझना है, एंड यू डन। चलो लेट्स सी नेक्स्ट। 38 कह रहा है ए एंड बी अल्टरनेटिवली टॉस अ कॉइन until one of them scores a head and win the round. Find the probability that B will win the game if A starts it. ऑब्वियसली बात, देखो यहां किसी के जीतने की बात करें कि ए पहले टॉस में जीते तो हाफ, या बी जीते तो हाफ, हारे तो हाफ, जीते तो हाफ। हर केस में हाफ हाफ चलेगा पैटर्न बस। अब हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी कि बी जीत जाए। ए शुरू कर रहा है, पर ध्यान से देखना कि मान लो ए खेले बट वो ना जीते, डैश लगाएंगे नहीं जीतने के लिए, तो पी बी का केस आ जाए जो भी है। अगर हेड की बात करें तो हेड आ जाए बेसिकली। ठीक है, अब यहां हम चाहे तो एच भी लिख सकते हैं, बट हम डैश लिखा रहे हैं। सिंपल समझो, डैश का मतलब है कि वो हेड नहीं टेल्स है।
अगर किसी भी इवेंट पे अगर मैं डैश लिख रहा हूं तो वो टेल्स है, और अगर नहीं लिख रहा हूं तो हेड है। तो पी भी मान लो पहले केस में जीत सकता है इवेंट में। ऐसा हो सकता है कि पी ए नहीं जीते, फिर पीबी भी नहीं जीते, फिर पीए नहीं जीते, और फिर पीबी जीत जाए, मतलब सेकंड टाइम वो जीत जाए। एंड ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा आएगा जब वो जीतेगा। तो यहां से हमें क्या मिला, हाफ इंटू हाफ 1/4। ये क्या आ जाएगा, 1/4 1/4 1/4 का स्क्वायर। और ये सिलसिला चल रहा है, ठीक। ओके, सो नाउ 1/4 का इन्फिनिटी तक का सम, जहां पर ए, अब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला का सम क्या होता है, A/1 - R। ए क्या है 1/4, 1 - R क्या है 1/4, ठीक। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/4/3/4। 4 से 4 कट गया, चांसेस इसकी 1/3 में जीत जाए। तो ए के बी के जीतने के चांसेस क्या है 1/3, ए के जीतने के चांसेस 2/3 हो जाएंगे। तो अगर आप पहले शुरू करो तो आपके जीतने के चांसेस 33% से बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट डबल होती है प्रोबेबिलिटी जीतने की। इसीलिए लोग कहते हैं आई विल स्टार्ट फर्स्ट। क्रिकेट मैच भी ऐसी होता है ना, व्हाई द टॉस इज डन, ताकि टॉस जीतने का मतलब है देयर इज अ हाई चांस यू कैन विन द मैच। Following is what inside earns 1, 2, and 3. 1 white, 2 black, 3 red balls, earn 1. ठीक है, 2 white, 1 black, 1 red balls, आपका earn 2, and 4 white, 5 black, and 3 red balls in earn 3. अब कह रहा है कि 2 balls are picked from an urn that is selected at random. They just ensure to be the white and red. Exactly what is the probability that they originate from urn 1, 2, and 3? अगर अर्न ए से शुरू करें तो, अर्न बी से शुरू करें तो, और अर्न सी से शुरू करें तो क्या चांसेस हैं उनके। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है। सो गिव इट एन अटेम्प्ट, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। तो हमें क्या करना है, हमें हर बैग से ये केसेस बना के निकाल लेनी कि दोनों बैग, पहले मान लो बैग ए लिया, उसमें एक व्हाइट एक रेड ले तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फिर सेकंड में व्हाइट रेड लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, थर्ड में व्हाइट रेड लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और उन सारे प्रोबेबिलिटीज को हम सम से डिवाइड करने के इंडिविजुअली हमारा आंसर आ जाएगा। क्विक करने का तरीका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के फॉर्मूला लगा के काफी लेंदी हो जाएगा। हाउ टू सेव टाइम, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। कि मान लो अगर बैग हमारा अर्न 1 है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द अर्न 1 क्या लिख दें हम लोग,
इसके लिए सब में देखो क्या होगा, सारे बैक की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3, सब में 1/3 लिखने वाले हैं। वो लास्ट में नीचे के सम से 1/3 से कट जाएगा, तो हम लिखेंगे नहीं बैक की प्रोबेबिलिटी कि बैक के कंडीशंस क्या है। विल डायरेक्टली फोकस ऑन द बॉल्स डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या है, एक व्हाइट एक रेड होना चाहिए। अब व्हाइट होने के लिए 1c1 इंटू 3c1 डिवाइडेड बाई बॉल कितने हैं 6, तो 6c2। ठीक, 3 2 5 1 6, कितना आंसर आ गया 3/5, 6 30 का आधा, 30 का आधा कितना होता है 15, विच इज 1/5। देखो, अब इस तरह से क्या आप बाकी दोनों निकाल सकते हो। आई एम गिविंग यू, अगर आपसे नहीं शुरू हुआ तो एक बार देख लो दोबारा। चल, तो अगर हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू क्या हो जाएगा, इसमें रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स, व्हाइट कितने हैं 2 है, तो 2c1 इंटू 1c1 अपॉन बॉल्स कितने हैं 4c2, तो 2 इंटू 1 2, और 3 4 जा 12 का आधा 6, 1/3 आ गया। ऐसे ही हम थर्ड बैक का निकाल लेते हैं, ऑन थ्री का। ऑन थ्री में व्हाइट बॉल्स हैं 4, तो 4c1 इंटू 3 रेड बॉल्स है 3c1, डेड बाय सम कितना है 5 4 9 3 12, 12c2 कितना आ रहा है 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 12 से 12 हम काट सकते हैं, 2 पर जाएगा, 2/11 हो जाएगा। देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप, हमने तीनों की क्या की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ओके, आफ्टर फाइंडिंग देम, अब अगर मुझे स्पेसिफिकली जानना है कि यार पहले बैग से वो बॉल निकला उसके क्या चांसेस होंगे, तो किसी भी बैग की अगर इवेंट की बात है, जैसे मान लो पहला इवेंट हमारा क्या है बैग 1 है, तो मैं E1 बोल देता हूँ इसको। ये क्या होगा, PU1 क्या है 1/5, और तीनों का सम 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11, ये सबके लिए कॉमन चलेगा, बस ऊपर के न्यूमरेटर बदलते रहेंगे। तो इनको एक बार जोड़ के निकाल लो कि वैल्यूज क्या रही, और यही हमारा केस सबके लिए होगा। आप चाहो तो पहले सेपरेटली भी जोड़ के निकाल सकते हो कि इन तीनों का सम क्या आ रहा है। तो सम क्या आ रहा है 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11, एलसीएम आ गया हमारे पास 11 3 जा 11 5 जा 55 इंटू 3 165। ठीक है, तो 5 के टेबल में 33, 3 से आपका 55 एंड 11 से 15 टू जा 30, सम कितना आ गया 5 3 8 और 3 11, 11 8 बाई 165। कुछ कट सकता है तो देख लो, कट रहा हो तो काट दो, 5 से तो कटेगा नहीं, 11 नहीं कटेगा। तो ये आपका एक रिजल्टेंट आ गया है। ओके, हम्म, तो 1 पे आते हैं, 1/5 अपॉन 118/165, इसे 5 से काटे हैं कितना आ जाएगा 33, 33 ऊपर भेज सकते हैं, 33/118। तो दिखना शुरू हो गया 33/118। ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जो लग रहा है देख के, आगे भी निकाल लेते हैं अब। सो लेट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू, कि जब अर्न टू से बॉल निकाला जाए, अर्न टू के लिए क्या है 1/3, 1/3 अपॉन 118/165, तो 3 से क्या आ जाएगा 55, 55/118 मैच कर रहा है देखो। एंड लास्ट भी निकालना चाहो तो निकाल लो, बाकी ये आपके ऊपर है। E3 क्या हो जाएगा 2/11 अपॉन 118/165, तो 11 से आगे हमारा 15, 15 ऊपर 30/118। सो आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। देख लो एक बार सॉल्यूशन। सो ये काफी लेंदी क्वेश्चन था, बट अगेन इफ यू नो द क्विक अप्रोच, माइंड मेंटली कैलकुलेशन कर लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और उन सारी चीजों को आप एकदम सही तरीके से इनको दिमाग में फिट कर लोगे, तो क्वेश्चंस लेंदी नहीं होते हैं, यू कैन डू इट क्विकली। ओके, यू कैन नोट इट डाउन वंस डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि 3 urns contains are for follow as follows: 7 white 3 black balls in urn 1, 4 white 6 black balls in urn 2, 2 white 8 black balls in urn 3।
with random probabilities of 0.2, 0.6, 0.2 respectively. One of these urn is picked using the selected urn drawn without replacement are two balls. What is probability but that these two balls will be white if both of these originated in urn 3? अगर दोनों को हमने if both of these originated in urn 3, ठीक है? सो पढ़ लिया क्वेश्चन, ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं इसको. हम्म. चलो लेट्स सी. तो कहने के लिए कह रहा है कि भाई अगर तीनों बैग में से हम व्हाइट बॉल्स निकालते हैं दोनों, एंड हमें बताना है कि तीसरे बैग से निकली है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो पहले तीनों बैग के लिए निकाल लो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कि बॉल जो है व्हाइट बॉल पहले बैग से आया अर्न वन से, तो W1 क्या हो जाएगा. कितने बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है 10 में से, तो हम इसमें दो निकाल रहे हैं तो 7C2 अपॉन 10C2 कितना आ जाएगा. 7 8 जा 56 बाई 9 10 जा 90. शॉर्टकट. ठीक है. सेवन नहीं, सॉरी, 6 7 जा 42. इसके एक पहले नंबर 42 बाई 9 10 जा 90. कुछ कटेगा. आ, 3 से कट सकता है और कुछ 2 6 से कट सकता है. 6 7 जा 42, 6 15 जा 7 में 15 आ गया. अब आते हैं सेकंड बॉल बैग से. व्हाइट बॉल निकाला. इसमें कितने व्हाइट है, 4. तो 4C2 अपॉन 10C2. तो 10C2 सबके 90 ही है. 4C2 की वैल्यू क्या होती है, 4 3 जा 12. 12 बाई 90 लिख देते हैं हम लोग. कुछ कटेगा. 2 से आ रहा है हमारे पास. 2 नहीं, 6 से. 6 2 जा 12 एंड 6 15 जा नहीं, हाँ 15. तो आ गया 2/15. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग. क्या आ रहा है, 2 व्हाइट बॉल्स 2C2 अपॉन 10C2. तो यहां भी आएगा 2C2 कितना होगा, 1. सॉरी, यहाँ तो हम तो 2/2 के हिसाब से लिख रहे हैं ना. तो 2/90 विच इज 1/45. अब हमें इन सभी बैग्स की अपनी प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमें बोला गया कि भाई थर्ड बैग इवेंट 3, मतलब थर्ड बैग से जो बॉल निकलेगा ना उसकी बात हो रही है. तो थर्ड बैग के लिए हमारे पास क्या है, 1/45. और इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या थी, सी की, थर्ड की 0.2 विच इज 0.2 को चाहो तो 1/5 लिख लो. फ्रैक्शन में रखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब सबका सम करेंगे. तो पहले ए का देखो. ए कितना है, 7/15 इंटू 1/5 प्लस 2/15 इंटू 6.6 को लिखेंगे 3/5 प्लस 2/90 इंटू या 1/45 इंटू 1/5. अब सब में से 1/5 1/5 1/5 और ये हमारा 5 कट जाएगा. आप जो कट सके काट लो. तो 3 5 जा 15 एंड दैट्स इट. और कुछ तो नहीं हो रहा है. तो अब सिंपली ऐड करते हैं इनको. ये आ रहा है 1/45. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 15 5 और 45, एलसीएम 45 ले लेंगे. तो बन गया है 15 3 जा 7 3 जा 21. 5 से 5 9 जा 9 2 जा 18 एंड 45 का 1. 45 कट गया. आंसर आ गया 1/22 और 18 40. 1/40. देखो. चेक कर लो सोल्यूशन.
नेक्स्ट देखते हैं 41। साइन इनवर्स साइन 5 इज इक्वल टू, क्या आएगा? ओके, लेट्स सी। 5 किसके बराबर होता है अराउंड? किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? तो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, हमें पता है कि भाई साइन इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इनमें नेगेटिव है। इनवर्स की बात हम कर रहे हैं कि -π/2 से π/2 होता है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब 5 पाई, हम 5 हमारा जा रहा है, ये तो 3.14 हो जाएगा पाई के बराबर। हम्म, और ये 6.28, तो कहीं ना कहीं इसके पहले है। किस रीजन में जा रहा है? 1.68 अगर जोड़ दे तो मतलब इसे फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एंगल की तरफ जा रहा है ना। ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब ये बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, कहीं इधर पड़ रहा है, नेगेटिव एंगल्स की तरफ जा रहा है। इधर से हम इसको प्लस लेते हैं, इधर से माइनस लेते हैं। तो जो हमारा 5 है वो कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट से थोड़ा सा आगे जा रहा है। ठीक है, 1.163 जा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन 5 की जगह 2π - 5 लिखने की जगह 5 - 2π लिख देंगे। ठीक है, माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? वी कैन राइट इट एज साइन, आपका बाहर आ जाएगा, साइन साइन कट के 5 - 2π हो जाएगा। देखो एक बार। ठीक है, सो कुछ लोग के डाउट्स है कि ये डायरेक्टली हमने क्यों लिखा। मैं एक दूसरा अप्रोच भी इस पे दे देता हूँ कि हम ये बोलते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन जो इसकी वैल्यूज होती हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है ना, ये नेगेटिव होता है। तो हम ये कहते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसे θ - 2π लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। तो यहां पर क्या है, थीटा हमें 5 दी गई है, 5 - 2π लिख सकते हैं इसे, और वहां से बी आ जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि एंगल नेगेटिव आ रहा है उसमें। ओके, लेट्स गो फॉर 42। कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। अब ये तो जीरो से पाई के बीच में होता है, तो नेगेटिव जा रहा है। क्या कर सकते हैं? ट्राई करो। क्या लिखे इसे? कॉस इनवर्स कॉस 2π - π/2, है ना। और ये क्या बन जाएगा हमारा? कॉस π/2 कॉस इनवर्स, ये क्या रह जाएगा हमारे पास? π/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो, नेक्स्ट देखते हैं। टेन इनवर्स टेन 5π/7, ये क्या हो जाएगा?
क्योंकि हमें पता है कि ये तो भाई -π/2 से π/2 की तरफ रहता है 10, ये उस π/2 से बड़ा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 10 π/7 की जगह π-2π/7, एंड ये बन जाएगा हमारा -θ। सो tan इनवर्स 10 -2π/7, क्योंकि 10 माइनस थीटा क्या होता है, -tan θ, तो बन जाएगा आपका -2π/7। देखो, नेक्स्ट देखते हैं 44, द वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स x क्या आएगा। साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसे रिप्लेस करेंगे तो tan इनवर्स x बाई √1 - x²। ठीक है, और वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ओके, विच इज x अपॉन √1 - x²। चेक करो, और ये सारे x के लिए होती है, तो फॉर ऑल x हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन है कि कहाँ से आया, तो आप ट्रायंगल बना के देख सकते हो कि मान लो साइन थीटा आपको x दी गई है, x मतलब कि h बाई हाइपोटेनस, इसको x ले लिया, इसको 1 ले लिया, आ गया एल्टीट्यूड बाई हाइपोटेनियस। तो अगर ये x और 1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1 - x², और यहाँ से 10 क्या बन गया, x अपॉन √1 - x²। तो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो डायरेक्टली यहाँ से डेराइव भी कर सकता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, सभी x के लिए एग्जिस्ट करेगा ये। 45 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स x। अगेन यहां भी वही करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां भी ट्रायंगल बना सकते हैं। कॉस का मतलब क्या हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस, ये x दिया है, ये 1 है, ये क्या बन जाएगा, 1 - x²। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे साइन इनवर्स के लिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 - x² फॉर ऑल x। तो ये क्या बन जाएगा, √1 - x² फॉर ऑल x। ऐसा कोई ऑल x का ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 46, fx इज 1/1 - x। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, किस तरह का फंक्शन है ये, चेक करना हमको। तो अगर fx है, हम f(x) निकालते हैं, f के अंदर हमने 1/1 - x रख दिया, तो क्या बन जाएगा ये, 1/1 - 1/1 - x। एलसीएम लेंगे तो 1/1 - x ऊपर आ गया, 1 - x -1, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 1 - x/-x, या माइनस हटा देंगे तो x - 1/x। दो एफ हो गए, एक एफ और बचा है, तो अब इसी एफ में वापस से ये वाली वैल्यू रख देंगे, विच इज x - 1/x। और ये क्या आ जाएगा, एफ के अंदर वापस से 1/1 - x - 1/x। एलसीएम ले लो, 1/x, तो x - x + 1, x कट गया, x ऊपर चला गया, x आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यार f(x) 3 बार f जब ले रहे हैं फंक्शन का, तो वो वापस से एक x की वैल्यू आ जा रही है। कांस्टेंट फंक्शन ये नहीं है, fx के बराबर नहीं है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होती है, जब हमारा fx x के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या बन गया हमारा, सी ऑप्शन। ठीक, लेट्स सी नेक्स्ट 47, fx दी गई है, f2x निकालना है।
तो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ 2x के लिए x की जगह 2x माइनस वन अपॉन 2x+1। ठीक है। अब इसके रिजल्ट को हम कैसे शो करें? x+x-1 से लिख दें हम लोग x+x-1 अपॉन x+x+1। हम्म किस रिजल्ट की तरफ जा रहा है ये? पर इस तरफ नहीं जाएगा, तो विल सी कि क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अनअप्रोचेबल लग रहा है। ओके, व्हाट इफ वी फाइंड समथिंग फ्रॉम हियर, रिप्लेस करने के लिए। वी हैव हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स x-1 अपॉन x+1। एक्स इधर भेजते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1। और x की वैल्यू निकालने की कोशिश अगर हम करते हैं, x इधर ले आओ, एफ एक्स उधर ले जाओ, या वन इधर लाके एफ एक्स उधर भेज दो। एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स कॉमन वन माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसको नीचे करते हैं, एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ये कितना आ जा रहा है? एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, सो नाउ कैन वी रिप्लेस दिस वैल्यू हियर? तो ये क्या बन जाएगा अगर इसको हम रखते हैं यहाँ पर एफ एक्स के फॉर्म में लाने के लिए? टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, so let's keep the denominator same and take the numerator, add the numerator। तो क्या बन रहा है हमारे पास? ये टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस वन माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। कुछ कट रहा है यहां से? देखते हैं। ये तो पूरा इधर से कट जाएगा और फाइनली आउटपुट आ जा रहा है हमारे पास टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स, थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एक बार स्टेप्स देख लेना। थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस थ्री, ऑप्शन बी। ठीक है, चेक द फॉलोइंग स्टेप। तो हमने यहाँ पे किया क्या है? रिलेशन निकालने के बाद हम उसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन दी थी ना, वहां से एक्स के टर्म में हमने एफ एक्स निकाला है। ये जो रिजल्ट है हमारा, एंड इस रिजल्ट को वापस से हमने फंक्शन में पुट कर दिया ताकि एक्स हट जाए और एफ एक्स आ जाए। ओके, नेक्स्ट 48। अगर एक्स जो है हमारा 0 1 2 3 4 है, वाई जो है वो 2 3 4 5 है, एक्स एक्स में बिलोंग करता है, वाई वाई में बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन इन द गिवन सेट? क्या लग रहा है? देखते हैं कि करके क्या ये मैच कर रहा है। y का मतलब x+1 होना चाहिए। 0+1, 1 इसमें नहीं है, है ना? कि अगर मैं x को 0 रख रहा हूं तो 1 आना चाहिए ना, 1 नहीं है, तो फर्स्ट तो फेल हो गया। b में आते हैं। x+y 5 से बड़ा, काउंटर करना है सारे ऑप्शंस को। क्या x+y हमेशा 5 से बड़ा होगा? 0+2 तो नहीं हो रहा, तो फेल हो गया। x बड़ा है y से? नो, वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि x में से कुछ एलिमेंट है जो कि y से छोटे हैं, तो फेल हो रहा है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है डी, नन ऑफ दिस, जो कि तीनों ही कंडीशन को फेल कर रहा है। तो हम इसके लिए कोई ऐसा नया फंक्शन इन तीनों में से तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 पे। इफ a is 1 2 3 4 and b is 1 2 3, then number of mapping from a to b is। कितनी मैपिंग पॉसिबल है? मैपिंग का एक फॉर्मूला होता है, रिमेंबर, कि अगर हमारे पास a के अंदर मतलब n ऑफ a, हमारे पास मान लो कि m दिया गया है,
और एन ऑफ बी जो है वो आपको एन दिया गया है। एन की जगह कुछ और ले लें, एम एन पी ले लेते हैं let's से। तो अगर हम एन ऑफ मतलब ए टू, अगर हम ए से बी की मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि पी की पावर एम नंबर ऑफ मैपिंग्स हो सकती हैं। बी का पावर ये वाला तो 3 है, उसके ऊपर पावर 4, 81 होता है, तो 81 आंसर आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद का, फॉर्मूला याद कर लो, इट विल हेल्प यू। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एफ एक्स दिया गया, एफ दिया गया 0 से पाई बाई 2, एंड वाई दिया गया 0 से एक्स इन्फिनिटी। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। तो क्या फंक्शन है ये? ओके, लेट्स सी। कह रहा है कि यार फंक्शन में हम साइन को जो है ना, एक्स की वैल्यूज को हम ये 0 से पाई बाई 2 लेके चल रहे हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यार जो एक्स होता है हमारा, वो किसके बीच में होता है? माइनस पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। नहीं, एक्स को डिफाइन किया गया है ना। ओके, एक्स की बात कर रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है। तो एक्स बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई 2 हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 से 0, ठीक है। अब साइन लगा दो, तो साइन 0 तो हमारा 0 ही रहेगा, और साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4 क्या होता है? 1/√2। तो जहां हमने साइन एक्स के एक्स की वैल्यू रखी, डोमेन को हमने होल्ड किया, तो डोमेन के होल्ड करने से हमारा जो रेंज है वो 0 से √1/2 तक ही जा रहा है, लेकिन ये हमें 0 से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज दे रहा है, विच क्लियरली शोज दैट कि हमारा जो डोमेन है वो तो एज इट इज डिफाइंड है, इंजेक्टिव है, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनके कोडोमेन जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं, इनकी प्री इमेजेस नहीं है एक भी। मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू 1 ले लेता हूं या 3 ले लेता हूं, तो उन वैल्यूज के लिए मेरे पास इसमें कोई डोमेन होगा ही नहीं। इसका मतलब कि इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, एंड सो ऑन, वी कैन लीव दिस पार्ट। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? इंजेक्टिव आ जाएगा। So here we finish the Mega Mock Test 04. I hope you enjoyed this session, and please give more and more mocks, और भी हम पेपर सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। So make sure you follow the channel, subscribe the channel, share this video with your friends. Please watch it, like the video, and definitely share your love with us. We are also here to contribute for your preparations. That's my time. I'm Kundan Sharma, your GAT and Maths faculty. I hope this session helps you. And thank you. Have a nice day. Bye.